जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कराता है, जिसको हम सीएससी के नाम से जानते हैं। आज हमारी बात उसी पर होगी। असल में हुआ क्या कि पार्लियामेंट की एक कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी। एक स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि यूपीएससी को सीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए। तो अब ये स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है पार्लियामेंट की, और इसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अलावा कौन कौन सी बातें कही हैं, तो इन सारी बातों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी का कहना है दैट द रिक्रूटमेंट शुड नॉट टेक ओवर 6 मंथ्स, यानी कि जो सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होती है, आईएएस की रिक्रूटमेंट होती है, आईपीएस की होती है, आईएफएस की होती है, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। In its latest report, the panel also asked the Union Public Service Commission to examine the reasons for the low turnout। और साथ में पैनल ने यह भी कहा कि एक लो टर्नआउट है, उस लो टर्नआउट के बारे में इनके क्या विचार हैं। तो लो टर्नआउट क्या है, चीजें क्या हैं, हम आगे बारी बारी से जानेंगे। पार्लियामेंट में 2 कमिटीज होती हैं, ठीक है, 2 संसदीय समितियां होती हैं। एक होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, जिसको हिंदी में स्थायी समिति बोलते हैं। एक होती है एडहॉक कमेटी, जिसको तदर्थ समिति या फिर अस्थायी समिति बोलते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है ये परमानेंट कमेटी है, ये स्थायी हमेशा रहती है, ये स्थायी रूप से रहती है। और एडहॉक कमेटी, जब किसी कमेटी की जरूरत पड़ती है तो समय आने पर, ठीक है, एडहॉक कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो ये परमानेंट नहीं रहती है, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट है। और स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमिटीज आ जाती हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज आ जाती हैं, और अदर स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वो होती हैं। तो ये कमिटीज जो हैं स्टडी करती हैं, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं। तो इनका काम ये है। तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की जो डिपार्टमेंटल कमेटी है, तो उस डिपार्टमेंटल कमेटी में कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। तो पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी 126 रिपोर्ट प्रेजेंट करी। इस रिपोर्ट में उन्होंने यूपीएससी से बोला कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके थ्रू जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसको 6 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो अब आगे हम बात करते हैं कि रिपोर्ट में और कौन कौन सी बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया दैट नियरली 15 मंथ्स लॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेस्ट कैंडिडेट्स प्राइम ईयर, ठीक है, कि लगभग 15 महीने का पूरा टाइम लगता है एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में। और इस 15 महीने के टाइम पीरियड में जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो अपने प्राइम ईयर्स को क्या करता है, वेस्ट करता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ बोला दैट दे टेकिंग अ हैवी टोल ऑन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 1 साल से ज्यादा का पूरा प्रोसेस है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद में फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद में फिर जाकर के कहीं आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने प्री क्लियर किया, आपने मेंस क्लियर किया, देन अनफॉर्चुनेटली आप इंटरव्यू में रह जाते हो। देन जब अब 1.5 साल की इस प्रोसेस को आपने फेस करा, देन उसके बाद में स्टार्टिंग से फिर से आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है, मेंस देना है, फिर इंटरव्यू में जाना है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स के जो प्राइम ईयर्स हैं वो तो वेस्ट होते ही होते हैं, साथ ही साथ हमें एक फिजिकल और मेंटल प्रेशर को भी झेलना पड़ता है। ओके, एंड यूपीएससी शुड टेक स्टेप्स, और उन्होंने कहा कि यूपीएससी को स्टेप्स लेने चाहिए किस पर, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट साइकिल सिग्निफिकेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो रिपोर्ट में ये कहा पैनल ने कि यूपीएससी को स्टेप लेना चाहिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए, लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी यूपीएससी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट। ओके, अगर हम पूरे 5 साल का ये टेबल देखें तो पैनल ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि पूरे 5 साल में अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था वो आया 22/2/2017 को, और फाइनल रिजल्ट रिलीज हुआ 27/4/2018 को। यानी कि 2017 का जो रिक्रूटमेंट था उसमें 1 साल 2 महीने और 5 दिन का पूरा पूरा टाइम लगा। उसी तरीके से 2018 की बात करें तो उसमें 1 साल 1 महीना 28 दिन का टाइम लगा। 2019 की बात करें तो 1 साल 5 महीने 15 दिन, 2020 में 1 साल 7 महीने 12 दिन, 2021 में 1 साल 2 महीने 26 दिन, यानी कि पूरा 1 साल का टाइम, यानी कि 14 से 15 महीने पूरे 5 साल के इस रिपोर्ट में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो एक लॉन्ग जो है, एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है यूपीएससी की रिक्रूटमेंट का। देन आंसर की को लेकर के पैनल ने बात करी। आंसर की को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा दैट द आंसर की ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि जो हमारा प्री का एग्जाम होता है, इस प्री के एग्जाम की जो आंसर की होती है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि प्रीलिम्स की जो आंसर की है वो जब पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, देन इन सब चीजों के बाद में देन जो प्रीलिम्स की आंसर की है वो रिलीज करी जाती है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब हम प्री का एग्जाम देकर के आते हैं तो एग्जाम देने के बाद में वेरियस इंस्टीट्यूट जो है वो अलग अलग अपनी अपनी आंसर की जो है वो रिलीज करते हैं, लेकिन उनकी आंसर की में क्या होता है, पता चला कि क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 में कोई ए ऑप्शन भी मान रहा है, कोई बी भी मान रहा है और कोई स्टार मार्क लगा के छोड़ दे रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन्स होती हैं। ओके, और जब पूरा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद में आंसर की रिलीज हो रही है, और उस टाइम पर अगर कैंडिडेट अब उस आंसर को लेकर के किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो वो ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज कर सकता। तो इसी को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो आंसर की है उसको प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में रिलीज करना होगा। सो दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली, उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस जो है नॉट ओनली डीमोरलाइजेस द कैंडिडेट्स बट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग द वैलिडिटी एंड फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो कमिटी का ये कहना है कि ये सारा जो प्रोसेस है कि आप पूरा एंटायर प्रोसेस हो जा रहा है देन उसके बाद में आप आंसर की रिलीज कर रहे हो, इससे ना केवल कैंडिडेट डिमोरलाइज हो रहे हैं बल्कि ये एग्जामिनेशन प्रोसेस के वैलिडिटी और उसके फेयरनेस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ओके, तो यानी कि अगर हमें आंसर की से लेके कम से कम कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे पास में इतना टाइम होना चाहिए कि हम अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकें। मे बी दैट कि वो अब एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हुआ देन उसके बाद में आंसर की रिलीज हुई, अब उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो क्या ही करोगे क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इस पर बात करी गई। देन अगली बात आंसर की पर पैनल ने ये कही दैट यूपीएससी में टेक स्टेप्स टू पब्लिश द आंसर की राइट आफ्टर द प्रिलिमिनरी स्टेज। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम खत्म होता है तो उसके 2, 3, 4 जो भी टाइम ड्यूरेशन हो उस दौरान जो है यूपीएससी को अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर देनी चाहिए। ओके, एंड अलाउ कैंडिडेट टू रेज द ऑब्जेक्शंस, और कैंडिडेट को अलाउ करना चाहिए कि अगर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी कम से कम मेंटेन होगी। एंड यूपीएससी में ऑल्सो collect feedback from the candidates and effect improvements in the examination system from time to time, ensure more transparency, fairness and candidate friendliness। उसमें ये कहा गया कि आंसर की तो आप रिलीज करो, साथ ही साथ आप कैंडिडेट से फीडबैक भी कलेक्ट करो कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें कैंडिडेट की अपनी क्या राय है, उनकी अपनी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनके अपने क्या थॉट्स हैं, तो वो उनसे कलेक्ट किए जाएं और जो भी कैंडिडेट्स अपने फीडबैक दे रहे हैं उन फीडबैक पर सीरियसली वर्क करना है, उनको असेस करना है। तो ये चीजें जो हैं वो पैनल ने आंसर की के रिगार्डिंग बोली। अपनी रिपोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी ने लो टर्नआउट की बात करी। लो टर्नआउट में कमेटी का यह कहना है दैट कि 2022-23 का अगर हम डेटा देखें, उसके आंकड़े देखें
तो अप्रोक्सीमेटली 32.39 लाख कैंडिडेट, यानी कि 32.39 लाख कैंडिडेट जो हैं हु हैड अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन, उन्होंने सीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई किया। बट क्या हुआ कि ओनली 16.82, केवल 16.82 लाख कैंडिडेट, अप्रोक्सीमेटली 51.95% जो कैंडिडेट थे वही एग्जाम में अपीयर हुए। ओके, वहीं 2022 का अगर डेटा देखा जाए तो इसमें 11.35 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई किए एग्जामिनेशन के लिए, बट केवल 5.73 लाख कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम में अपीयर हुए। यानी कि एक लार्ज जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। 32 लाख कैंडिडेट 2022-23 में अप्लाई कर रहे हैं और केवल 16.82 यानी कि 51% अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। देन 11.35 लाख बच्चे 2022 में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें केवल 5.73 लाख बच्चे ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस पर पैनल ने यूपीएससी से बोला कि भाई इस लो टर्नआउट के पीछे आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि बच्चे अप्लाई तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। ओके, एंड द कमिटी रिकमेंडेड यूपीएससी, कमिटी ने यूपीएससी को रिकमेंड किया दैट फर्निश द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन फीस। हम जो अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करते हैं, भले वो 100 रुपए फीस पे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो एग्जामिनेशन फीस आप कैंडिडेट से कलेक्ट करते हो, ठीक है, जो पूरे 5 साल की है, उसका डिटेल जो है वो फर्निश कीजिए, उसका डिटेल वो दीजिए। एंड द कमीशन में ऑल्सो प्रोवाइड, और बोला कि यूपीएससी जो है कमीशन जो है वो यह भी प्रोवाइड करे कि जो एक्सपेंडिचर है, डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इट ऑन द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द सेम पीरियड, यानी कि पूरे 5 साल का जो एग्जामिनेशन का एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो खर्चा भी कमीशन जो है वो दिखाए कि कितना खर्चा अप्रोक्सीमेटली होता है। क्योंकि 100 रुपए तो फीस जा रही है, ठीक है, देन 100 रुपए की फीस जा रही है और इस 100 रुपए की फीस में 50% बच्चे ही जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो खर्चा तो कितना हो रहा है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स कमीशन से इस रिपोर्ट में मांगी गई। इंपैक्ट असेसमेंट की बात करी गई। इंपैक्ट असेसमेंट में क्या था, पैनल हैज रिकमेंडेड, पैनल ने रिकमेंड किया कि एक एक्सपर्ट कमिटी जो है वो बनाई जाए। और एक्सपर्ट कमिटी किस लिए बनाई जाए, पहली चीज है एक्सपर्ट कमिटी जो बनाई जाए वो स्टडी करे, टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ द चेंजेस, यानी कि यूपीएससी ने टाइम टू टाइम जो चेंजेस करे हैं अपने पैटर्न में, अपने एग्जामिनेशन में, उन चेंजेस पर जो है वो स्टडी करे। किस पर, स्कीम पे, सिलेबस पे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं, ठीक, उन पर क्या करे, स्टडी करे। जैसे कि पहले यूपीएससी में क्या होता था कि 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, देन उसके बाद में अभी 1 ऑप्शनल हो गया है, उस पर जो है वो स्टडी करे कि आखिर इस 1 ऑप्शनल को करने की वजह से कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके अपने क्या व्यूज हैं। ओके, पहले सीसैट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके बाद में फिर सीसैट आ गया, तब सिलेबस चेंज हुआ। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस यूपीएससी के एडमिनिस्ट्रेशन में, कैंडिडेट्स में, एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो उन चेंजेस का इंपैक्ट क्या हुआ है, इसको स्टडी करने के लिए पैनल ने बोला कि एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया जाए। इसके साथ साथ में एक्सपर्ट कमिटी और क्या काम करेगी, एक्सपर्ट कमिटी ये असेस करे कि इफ द प्रेजेंट स्कीम ऑफ द रिक्रूटमेंट थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि ये असेस करे कि इस टाइम पर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है थ्रू द एग्जामिनेशन, ठीक है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। क्योंकि हमें अमूमन ये सुनने को मिलता है कि जो बोथ हैं, जो इंग्लिश मीडियम अर्बन एजुकेटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो, और जो नॉन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड रूरल कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। हमें अमूमन सुनने को मिलता है कि एक पार्शियलिटी करी जाती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को वेटेज ज्यादा मिलता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को वेटेज कम मिलता है। तो इस पर भी पैनल ने ये बोला कि जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, वो कमिटी यह भी असेस करेगी कि जो भी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो ये चीजें रिपोर्ट में साफ तौर पर जाहिर की गई। देन उसके अलावा
UPSC has changed the pattern of the civil services examination from time to time on the basis of recommendations made by various expert committees. No study has been commissioned to assess how such changes impacted the aspirants' nature, recruitment and administration at large. इस पैनल ने बोला कि जबकि यूपीएससी ने क्या करा है कि अपने पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करने के लिए टाइम टू टाइम, ठीक है, कई सारी कमिटीज के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, ठीक है, अपने पैटर्न को चेंज किया, लेकिन उन चेंजेस पर किसी भी तरीके की कोई फर्दर स्टडी ही कंडक्ट नहीं हुई है। ओके, जैसे यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया, उस पर उसके बाद में कोई भी स्टडी कंडक्ट नहीं हुई कि उस सिलेबस से कैंडिडेट्स खुश हैं कि नहीं खुश हैं, एस्पिरेंट्स पर किस तरीके का प्रेशर आ रहा है, एग्जामिनेशन का, रिक्रूटमेंट का नेचर कैसा हुआ है या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो इन चीजों पर किसी भी तरीके की स्टडी नहीं करी गई। तो पैनल का यह भी कहना है कि इस पर भी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन करी जाए। तो ये सारी बातें स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस में कही गई हैं। देन अब ये मैंडेटरी नहीं है कि इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से यूपीएससी माने ही, लेकिन हो सकता है इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उन पर यूपीएससी अमल करे और अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज करे, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है और इतनी जल्दी लाखों लोग एग्जाम देते हैं और कुछ हजार और कुछ 100 ही बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं, लेकिन अब इसमें बिना चेंज करे एग्जामिनेशन पैटर्न में शायद 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट फाइनलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी चीजें थी तो इस रिपोर्ट में वो शामिल की गई थी। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको इस कमिटी की इन रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जय हिंद।